सेक्शन 1 द एल्यूमिनियम बैट कैटलिस्ट। चलिए उस ऐतिहासिक मोड़ की बात करते हैं जिसमें क्रिकेट अथॉरिटीज को ये रूल बनाने पर मजबूर कर दिया कि बैट आखिर किस चीज का बना होना चाहिए। ये वाकया है 1979 के पर्थ टेस्ट का। डेनिस लिली मैदान पर एक एल्यूमिनियम का बैट लेकर आ गए जिसे उस वक्त कॉम्बैट कहा गया। इंग्लैंड के कप्तान ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई इस मेटल बैट से तो गेंद खराब हो रही है। इस एक विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि नियमों को ही बदलना पड़ गया और तब जाकर यह रूल बना कि बैट का ब्लेड पूरी तरह से लकड़ी यानी सोली ऑफ वुड का ही होना चाहिए। सेक्शन 2 ऑफिशियल लॉ 5 डायमेंशंस। अब उन क्रिटिकल नंबर्स पर आते हैं जो हर अंपायरिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ये टेबल बेसिकली एक चीट शीट है, इसे ध्यान से देखिए। बैट की मैक्सिमम लेंथ 38 इंच और चौड़ाई 4.25 इंच ही हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है डेप्थ और एजेस। बैट की गहराई की लिमिट है 2.64 इंच और किनारों यानी एजेस की मैक्सिमम मोटाई 1.56 इंच तय की गई है। आपको बता दूं, डेप्थ और एजेस की ये लिमिट्स 2017 में ही रूल्स में जोड़ी गई थी। और यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है 52%। एग्जाम के नजरिए से इसे याद रखिएगा। बैट का हैंडल बैट की टोटल लेंथ के 52% से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वो फैक्टर है जो बैट के ओवरऑल बैलेंस को सीधे तौर पर कंट्रोल करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 2017 में इन किनारों और मोटाई पर लिमिट क्यों लगाई गई? दरअसल इंपीरियल कॉलेज की एक स्टडी में सामने आया कि बैट का स्वीट स्पॉट 1905 में सिर्फ 80 मिलीमीटर का हुआ करता था, जो 2013 तक बढ़कर 215 मिलीमीटर हो गया। मतलब मोटे किनारों की वजह से बल्लेबाज गेंद पर पूरी तरह से हावी हो गए थे। इसी बैलेंस को वापस लाने के लिए लॉ 5 में यह बदलाव करना एकदम क्रिटिकल हो गया था। सेक्शन 3 कवरिंग्स, रिपेयर्स एंड मटेरियल्स। अब जब हमने साइज समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि इस लकड़ी के ऊपर हम क्या क्या लगा सकते हैं। एक टिपिकल मॉडर्न एसजी बैट को देखिए। ये तो तय है कि मेन ब्लेड सिर्फ लकड़ी का होगा, लेकिन खिलाड़ियों को अपने बैट को बचाने के लिए उस पर कुछ खास तरह की प्रोटेक्टिव लेयर्स या फिल्म्स लगाने की पूरी परमिशन होती है। आखिर बैट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है। अब यहाँ अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। ब्लेड प्रोटेक्शन और टो प्रोटेक्शन की लिमिट्स बिल्कुल अलग हैं। ब्लेड पर जो मटेरियल लगेगा उसकी मैक्सिमम मोटाई सिर्फ 0.04 इंच हो सकती है, लेकिन बैट के एकदम निचले हिस्से यानी टो को बचाने के लिए ये लिमिट थोड़ी ज्यादा है, मैक्सिमम 0.12 इंच। इन दोनों का डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और अगर खेलते हुए बैट डैमेज हो जाए तब क्या? रिपेयरिंग के रूल्स भी बहुत सख्त हैं। अगर सरफेस पर डैमेज है तो सिर्फ नॉन रिजिड मटेरियल ही यूज होगा। अगर नुकसान गहरा है तो अंदर सॉलिड लकड़ी डाली जा सकती है, लेकिन चिपकाने के लिए एकदम कम से कम यानी मिनिमल एडहेसिव का ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा बैट में कुछ भी एक्स्ट्रा बल्क जोड़ना पूरी तरह इलीगल है। सेक्शन 4 रूल्स फॉर जूनियर बैट्स। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं उन रूल्स पर जो खास तौर पर हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। जूनियर बैट्स यानी साइज 6 और उससे छोटे बैट्स के मामले में कुछ कमाल की छूट मिलती है। पहली बात, जो 52% वाला हैंडल और लेंथ का रूल था ना, वो इन पर लागू नहीं होता। इन्हें ऑफिशियली टाइप डी बैट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बैट्स में लैमिनेटेड लकड़ी का यूज हो सकता है। अडल्ट्स के बैट में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। सेक्शन 5 प्रिवेंटिंग बॉल डैमेज। बैट के डायमेंशन से आगे बढ़कर अब बात करते हैं फेयरनेस और सेफ्टी की, यानी बैट और बॉल का इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। ये जो लॉ 5.5 है, इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स पर ध्यान दीजिए। ये साफ कहता है कि बैट के मटेरियल की कठोरता और उसकी सतह की बनावट ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिससे गेंद को कोई अस्वीकार्य नुकसान यानी अनएक्सेप्टेबल डैमेज पहुंचे। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बैट की सतह को किसी हथियार की तरह यूज करने पर सख्त मनाही है। पर ये अनएक्सेप्टेबल डैमेज होता क्या है? इसे लॉ में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है कि गेंद में कोई भी ऐसा बदलाव या डैमेज जो बिना कवर वाली लकड़ी की सतह से टकराने पर होने वाली नॉर्मल टूट फूट से ज्यादा हो। ये डेफिनेशन अंपायर्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड बेंचमार्क का काम करती है। सेक्शन 6 द अंपायर्स टेस्टिंग गाइड। अब तक हमने जितने भी रूल्स देखे, चलिए देखते हैं कि अंपायर्स मैदान पर इन्हें प्रैक्टिकली लागू कैसे करते हैं। अंपायर्स के पास बैट चेक करने का एक बड़ा ही सेट प्रोसीजर होता है। मान लीजिए अंपायर को शक हुआ कि बैट इलीगल है, तो स्टेप 2 में वो सीधे एक ऑफिशियल बैट गेज निकालते हैं। ये वही टूल है जो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बैट को इस गेज के अंदर से पास कराया जाता है। इससे चौड़ाई, गहराई और एजेस सब एक साथ चेक हो जाते हैं
और स्टेप 3, अगर बैट गेज में फंस गया या फेल हो गया तो अंपायर तुरंत उस बैट को रिप्लेस करवा देते हैं। इस ओवरऑल फ्रेमवर्क को समझने के लिए बैट्स को 4 ऑफिशियल कैटेगरीज में बांटा गया है। टाइप ए बैट्स वो हैं जो सारे रूल्स मानते हैं और हर लेवल पर अलाउड हैं। टाइप बी और सी में कुछ डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। टाइप डी, जैसा हमने बताया, सिर्फ जूनियर्स के लिए है, और जो बैट इन तीनों में फिट नहीं बैठता वो अनक्लासिफाइड है, यानी पूरी तरह से इलीगल है। और इसीलिए बैट बनाने वालों या रिपेयर करने वालों को बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कैसे विलो को बेहद सावधानी से छीला या शेव किया जा रहा है। ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए होती है ताकि बैट टाइप ए के उन कड़े पैमानों और गेज की लिमिट्स के एकदम अंदर रहे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जिस तेजी से मटेरियल साइंस आगे बढ़ रहा है, क्या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी लॉ 5 की इन बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर जाएगी? बैट की टेक्नोलॉजी और क्रिकेट के रूल्स के बीच की ये जंग तो खैर चलती रहेगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और क्रिकेट के इस खेल को एंजॉय करते रहिए।